प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है क्षेत्रीय परिषद या क्षेत्रीय परिषदें। हम लोग केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध को देख रहे थे और उसी के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का अध्ययन भी करना आवश्यक है। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मूल रूप से क्षेत्रीय परिषदों की बात नहीं की गई थी। भारतीय संविधान में बाद में संशोधनों के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद की बात उल्लेखित की गई है। भारत के संविधान में क्षेत्रीय या आंचलिक परिषद के संबंध में कोई भी प्रावधान, जैसा कि मैंने पहले बताया, नहीं है। इनके सृजन का विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय रखा गया जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही थी। उन्होंने सुझाव दिया कि पुनर्गठित किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्यों को 4 या 5 अंचलों में समूहबद्ध किया जाए, जिसमें इन राज्यों के बीच सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने की आदत विकसित करने के लिए सलाहकार परिषद हो। पंडित नेहरू द्वारा यह सुझाव उस समय दिया गया जब भाषाई पद्धति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भाषाई विद्वेष और कड़वाहट हमारे राष्ट्र की मूल भावना के लिए खतरा बन गई थी। इस स्थिति के हल के रूप में सुझाव दिया गया कि विद्वेषों के प्रभाव को कम करने और अंतर्राज्य समस्याओं को हल करने की दृष्टि से स्वस्थ अंतर्राज्य और केंद्र राज्य वातावरण का सृजन करने तथा संबंधित अंचलों का संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार फोरम स्थापित किया जाना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उसका विचार भारत में पंडित नेहरू ने दिया था। ने इनका विचार दिया था। अब आता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन। कैसे इनका गठन किया जाता है? जैसा कि पहले बताया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत क्या है, 5 आंचलिक परिषदों या जिन्हें क्षेत्रीय परिषद भी कहा जाता है क्या किया गई, स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जो 5 आंचलिक परिषदें हैं वह हैं उत्तरी आंचलिक परिषद, मध्य आंचलिक परिषद, पूर्वी आंचलिक परिषद, पश्चिमी आंचलिक परिषद और दक्षिणी आंचलिक परिषद या क्षेत्रीय परिषद। जो उत्तरी आंचलिक परिषद है या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसमें जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वो हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। तो ये कुछ प्रदेश और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी आंचलिक परिषद में आते हैं। कई बार प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि उत्तरी आंचलिक परिषद में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है या कौन सम्मिलित है, तो आप इनको याद रखिएगा। उसके पश्चात है मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 4 राज्य आते हैं। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। और जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और इसमें आते हैं। और अंतिम जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और जो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है इसमें सम्मिलित है। तो ये तो हुआ 5 क्षेत्रीय परिषदें। उसके पश्चात जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा,
मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जो ये राज्य हैं, इनको क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इन राज्यों की विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। यानी कि एक अलग प्रकार का परिषद है जिसे कि पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है। उसके माध्यम से इन क्षेत्रों की या इन राज्यों की समस्याओं का हल किया जाता है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सिक्किम राज्य है उसको 23 दिसंबर 2002 में अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में क्या है, सम्मिलित किया गया था। अब आता है क्षेत्रीय परिषदों का संगठनात्मक ढांचा। किस प्रकार इनका संगठन किया जाता है? तो जो क्षेत्रीय परिषद है इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और जो इनका गठन है वो इस प्रकार रहता है। सबसे पहले आता है अध्यक्ष। तो जो केंद्र में गृह मंत्री होते हैं वो प्रत्येक परिषद उपाध्यक्ष जो पद है इसमें जो आंचलिक परिषद है उसमें जिन जिन राज्यों को शामिल किया गया है उनके मुख्यमंत्री रोटेशन के हिसाब से एक एक वर्ष के लिए क्या है, नियुक्त किए जाते हैं। और जैसे अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है तो उसमें जिन जिन राज्यों को सम्मिलित किया गया है उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो एक एक वर्ष के लिए रोटेशन के हिसाब से इनके उपाध्यक्ष होते हैं। अब आती है बात सदस्य की। तो जो सदस्य होते हैं वे मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री, और अगर केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें सम्मिलित किए गए हैं तो केंद्र शासित प्रदेश से भी 2-2 सदस्य क्या हैं इसमें सम्मिलित होते हैं और वो सदस्य की भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसके पश्चात कुछ सलाहकार भी इसमें होते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग द्वारा एक व्यक्ति को क्या है, सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है और क्षेत्र में शामिल किए गए प्रत्येक राज्यों द्वारा मुख्य सचिवों एवं अन्य अधिकारी आयुक्तों को क्या है, इसमें सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी क्या है, आमंत्रित किया जाता है। अब आता है क्षेत्रीय बेहतर मंच प्रदान करती है जहां पर कि केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों की आपसी अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से क्या है, सुलझाया जा सके। सलाहकारी निकाय होने के नाते उनकी बैठकों में विचारों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आदान प्रदान की क्या है, पूर्ण गुंजाइश होती है। केंद्र सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्यपालों या मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन तथा अन्य आवधिक उच्च स्तरीय सम्मेलनों जैसे बड़ी संख्या में अन्य मंच क्या हैं, मौजूद हैं। परंतु क्षेत्रीय परिषदें विषय वस्तु एवं प्रकृति दोनों ही रूपों में भिन्न है। ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच है। कुल मिलाकर कहें तो इसका जो उद्देश्य है, क्योंकि जो क्षेत्रीय आधार पर बांटा है, उन क्षेत्रीय आधारों पर जो राज्य हैं उनके कुछ विशेष उद्देश्य हो सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र है
तो उत्तरी क्षेत्र के कुछ विशेष उद्देश्य या कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती है, उसके आधार पर क्या है, नीतियों का निर्माण करना होता है। तो इसलिए ही इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है, ताकि उन क्षेत्रीय समस्याओं का हल इन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से निकाला जा सके। देख रेख करने के लिए ये क्या है, निर्मित किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या है, सक्षम होते हैं। अब आती है बात क्षेत्रीय परिषद की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के 4 मुख्य उद्देश्य हैं, पहला है राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना या राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को अमली जामा पहनाना। दूसरा है तीव्र राज्यक सचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के जो विकास हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना। तीसरा है केंद्र एवं राज्यों को विचार एवं अनुभवों का आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना। और चौथा है विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना। तो ये मुख्य 4 उद्देश्य हैं क्षेत्रीय परिषदों के। और अब आती है बात परिषदों के कार्य की। परिषद क्या क्या कार्य करती है, क्योंकि प्रत्येक जो क्षेत्रीय परिषद है एक सलाहकारी निकाय होती है और यह किसी भी मामले पर क्या है, विचार कर सकती है। उस क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी मामले पर विचार कर सकती है, जिसमें कि उस परिषद में भागीदारी करने वाले अथवा समस्त राज्यों या केंद्र होता हो। और यह जो क्षेत्रीय परिषद है केंद्र सरकार तथा प्रत्येक संबंधित राज्य को सलाह देती है कि ऐसे प्रत्येक मामले पर क्या किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से एक क्षेत्रीय परिषद क्या है, जिन जिन बिंदुओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है वे हैं आर्थिक एवं सामाजिक आयोजनों के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई मामला हो, यानी कि आर्थिक की संबंधी कोई मामला हो, या जो राज्य क्षेत्रीय परिषद में है उनके समाज से संबंधित कोई ऐसा हित जो कि सभी राज्यों के लिए समान हित हो, उससे संबंधित मामले को क्या है, परिषद उस पर नीति निर्माण करती है। दूसरा है सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों अथवा अंतरराज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला हो। और तीसरा पॉइंट है राजस्व पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उसके संबंध में उठने वाला कोई मामला। अब क्षेत्रीय परिषदों की बैठक किस प्रकार होती है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद को ऐसे समय पर बैठक करनी होती है जैसा परिषद के अध्यक्ष इस संबंध में निर्धारित करते हैं। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो जैसा भी दिशा निर्देश देंगे उस आधार पर क्या है, क्षेत्रीय परिषदों की क्या है, बैठकें होती है। पुलिस व्यवस्था और संबंधित राज्यों द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर जानकारी का क्या है, आदान प्रदान किया जाता है। जेल सुधार, सांप्रदायिक सौहार्द तथा महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी जैसी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारी के सुदृढ़ीकरण
अर्थात उनको मजबूत कर कैसे किया जा सकता है आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों को। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक के कार्यान्वयन, तटीय सुरक्षा तथा बेहतर शासन इत्यादि के संबंध में जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, इनकी शुरुआत इन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से ही हुई है। तो इससे संबंधित जो भी मामला हो वो क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में क्या है, इनको रखा जाता है और इनके माध्यम से ही इन संबंधित मुद्दों पर क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय निकले हैं। अब बात आती है कि जो क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें हैं उनमें क्या क्या कार्य होते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा समस्त 5 क्षेत्रीय परिषदों की क्रियाविधि नियमावली के अनुसार क्या है, तो क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों से संबंधित जो कार्य है उसका जो दिशा निर्देश है वो गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो इससे संबंधित क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित विधियां बनाई गई है उसके आधार पर क्या है, इनके कार्यों का किया जाता है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के CS डिवीजन के माध्यम से क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष क्या है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और अब बात आती है क्षेत्रीय परिषदों की समितियों की। तो जो क्षेत्रीय परिषद है इसमें एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसमें उनकी अपनी अपनी आंचलिक परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। ये स्थायी समितियां इससे संबंधित जो इनको मुद्दे दिए जाते हैं उनको हल करने या आंचलिक परिषदों की जो बैठकें होती हैं उन बैठकों में जो बैठकें करती है और उन बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर कार्य करती है। और योजना आयोग और केंद्रीय मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो इन बैठकों में क्या है, भाग लेते हैं। जो क्षेत्रीय परिषदों का सचिवालय है, तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद द्वारा क्या है, क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय का गठन भी किया जाता है। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है उसकी धारा 19 क्षेत्रीय परिषदों के कर्मचारियों से संबंध रखती है, जबकि धारा 20 क्या है, परिषद के कार्यालय तथा इसके प्रशासनिक व्यय से संबंध रखती है। अब इसमें क्षेत्रीय परिषद सचिवालय का संगठनात्मक संरचना है, ये आप उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वह है क्षेत्रीय परिषद सचिवालय के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है। तो जो समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भारत सरकार के वर्तमान नियमों एवं निर्देशों के अनुसार क्या है, निष्पादित किए जाते हैं। जब भी आवश्यक समझा जाता है संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा इन नियमों एवं आदेशों को क्या है, परिवर्तित किया जाता है या आदेश निर्मित किए जाते हैं, और उसके पश्चात ही दिन प्रतिदिन के कार्यालय कार्य को निपटाने में कार्यालय पद्धति पुस्तिका के अंतर्गत दिए गए से क्षेत्रीय परिषद सचिवालय के उप सचिव तथा परिषदों के शाखा अधिकारी, प्रशासन और हिंदी अनुभाग अपने सौंपे गए अधिकारों के अधीन दिन प्रतिदिन कार्यों को क्या है, निपटान करते हैं। विभाग प्रमुख के अनुमोदन की अपेक्षा रखने वाले महत्वपूर्ण मामलों पर
वे क्षेत्रीय परिषद सचिवालय के संयुक्त सचिव से आदेश हासिल करते हैं या आदेश प्राप्त करते हैं। अब है क्षेत्रीय परिषदों का कार्यालय। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 20(1) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद का एक कार्यालय क्षेत्र के अंदर ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जैसा कि परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए, और समस्त क्षेत्रीय परिषदों के कार्य की देखरेख करने वाला एक एकल सचिवालय नई दिल्ली में कार्यरत है। यानी कि एक तो प्रत्येक जो क्षेत्रीय परिषद है उनके अपने सचिवालय हैं, और एक उन पांचों को मिलाकर जो केंद्रीय सचिवालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ये क्षेत्रीय परिषद से संबंधित बिंदु थे। इसमें बाकी सारी बातों को उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं आपको बड़ी आसान क्षेत्रीय परिषदें हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उसके पश्चात मध्य क्षेत्रीय परिषद, इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों बनता नहीं है। जो ये क्षेत्रीय परिषदों के कार्य हैं, कार्यालय हैं, इनसे संबंधित कम ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी है और उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं उसको आप आवश्यक रूप से याद कर लें। तो इसके साथ ही हमारा जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध वाला टॉपिक है वह भी समाप्त हो जाता है। अब कल से हम केंद्रीय राज्य जो वित्तीय संबंध है उस पर बात करेंगे। अनुच्छेद 263 से लेकर अनुच्छेद 307 तक वित्तीय संबंधों की बात की गई है, उस पर हम कल से बात करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।